Hello, my dear CSET students. Friends, welcome to my video that is योद्धा MCQ series. My name is प्रवीण बल्दुआ और मैं आप लोग को एग्जाम में इकोनॉमिक्स के सबसे बेस्ट MCQ सॉल्व करवाने वाला हूँ. बेस्ट बोले तो एग्जाम ओरिएंटेड लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के MCQ सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओनली ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज लेटेस्ट पेपर्स ऑफ मई 2025, क्योंकि जुलाई अटेम्प्ट आपका है. Then I'll going to make you solve the MCQs of मई के पहले क्या आया होगा, Jan 2025, then November 2024 and July 2024. ये है लेटेस्ट 4 एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, यू पीपल नो पेपर 3 इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट होता है. पेपर 3 बराबर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट बराबर. अब इनमें टोटल मिला के आपको 35 MCQs आते हैं. दे ऑलवेज आस्क यू 35 MCQs. नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं. इकोनॉमिक्स में अप्रॉक्स 22 MCQs दे विल गोइंग टू आस्क, कभी 20 कभी 22, एंड 13 to 15 के बीच में एनवायरमेंट के MCQs आएंगे. मैं आप लोग के सामने सारे अटेम्प्ट वाइज पेपर्स रखूंगा. हम उसे एक एक करके सॉल्व करेंगे ओनली ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, ताकि आपको पता चले व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग अप. ठीक है, बट बिफोर दैट मैंने जो नोटिस किया है वो आपको बता दूं. आपके लिए एग्जाम में जो चैलेंजिंग जाता है वो MCQs है चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी. आप बहुत सारी स्कीम्स हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू दी अटेम्प्ट वाइज. हाँ, मैंने पूरे 35 MCQs के सेट बनाए. ठीक है, जैसे फर्स्ट पेपर इज May 25, योर लेटेस्ट पेपर. ओके सर, हमको ये पेपर्स कहाँ से मिलेंगे और आपका ये सोर्स क्या है, क्योंकि एग्जाम तो ऑनलाइन होती है. फ्रेंड्स, मैंने ये पेपर्स लिए हैं टैक्समैन स्कैनर से. यस, याद रखना, टैक्समैन स्कैनर. अगर आपको पास एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप मार्केट से ऑल 4 पेपर्स हैं, मेरे पेपर का टैक्समैन स्कैनर रेफर कर सकते हैं. आई एम रेफरिंग दैट. ठीक है, मुझे बहुत यूजफुल लगता है. ठीक है, तो कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैंने ये सोर्स वहां से लिया है ताकि अगर कोई क्वेश्चंस जिस स्टूडेंट के दिमाग में आए कि इन MCQs की जेन्युइनिटी क्या है, तो आई हैव टेकन दिस फ्रॉम टैक्समैन स्कैनर. ठीक है, स्कैनर आती है काफ़ी और कंपनीज की, लेकिन मैंने टैक्समैन की खरीदी हुई है, तो मैंने वहां से क्वेश्चंस लिए हैं. तो आ जाओ फटाफट सॉल्व करते हैं. मिक्सचर है, आपको एग्जाम में इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे. इट इज अ क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट बोथ. तो मैं बिजनेस एनवायरमेंट के क्वेश्चन स्किप करता जाऊंगा और इकोनॉमिक्स के MCQ सॉल्व करता जाऊंगा विद चैप्टर नंबर, ताकि अगर आपको वो कंसेप्ट पे अटक जाओ तो चैप्टर से आप रेफर कर सकते हो. आ जाओ शुरू करते हैं. अच्छा, आपका पेपर 3 जो आता है वो MCQ नंबर 17 से लेकर 71 से लेकर 105 तक आता है. यस, क्या बात कर रहे हो सर. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. आपका पेपर पैटर्न बता दूं, एक ही दिन में पूरे पेपर्स होने वाले हैं. पेपर 1 जो है वो आएंगे MCQ नंबर 1 टू MCQ नंबर 35. ओके, पेपर 2 जो आएगा वो MCQ नंबर 36 टू MCQ नंबर 70 आता है. ठीक है, और पेपर 3 जो आएगा वो MCQ नंबर 71 टू MCQ नंबर 105 आता है. और जो पेपर 4 आने वाला है वो MCQ नंबर 106 टू MCQ नंबर 140 आते हैं. इस तरीके से टोटल MCQs आते हैं. तो हमारे पेपर के जो MCQs होंगे वो 71 टू 105 होने वाले हैं. ओके, मिक्सचर. नाउ आ जाओ फटाफट शुरू करते हैं. तो ये है मई 2025 का पेपर, MCQ नंबर 71. ओके, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स पॉलिसी एम्ड अ इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीजन. ठीक है, नो, अब ये कौन से चैप्टर का है. स्टूडेंट जब क्वेश्चन पढ़ता है तो उनके दिमाग में एक सीक्वेंस आती है. वो सीक्वेंस आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप MCQ सॉल्व नहीं कर पाओगे. सर सीक्वेंस क्या होगा. सीक्वेंस होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के ये रियलाइज करेगा आपका दिमाग कि बिजनेस एनवायरमेंट का क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स का है, और फिर आपका दिमाग सोचेगा कि अगर ये इकोनॉमिक्स है तो ये कौन से चैप्टर का है. तब आपका ब्रेन, ठीक है, उन टॉपिक्स को रिटेन करेगा, रिकलेक्ट करेगा और आप MCQ सॉल्व कर पाओगे. नो डाउट हमारा ब्रेन ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में
कंडक्ट करता है, लेकिन यही सोचने की सीक्वेंस होगी। तो प्रैक्टिस करो क्योंकि सब कुछ मिक्स होने वाला है और मैं सब कुछ मिक्स ही करके लेकर चल रहा हूँ। तो देखो, नाउ इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू, मुझे ये वर्ड समझ में आया, ये अपने चैप्टर नंबर 3 का है, दैट इज यूनियन बजट। यूनियन बजट में अब देखो, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स पॉलिसी एंड इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर रही है, ठीक है। व्हाट इज लाइकली, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? तो आपको ये चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और आंसर देने हैं, ठीक है। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू क्यों इंक्रीज करती है? अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करने के लिए। तो देखो, ग्रेटर रिलायंस ऑन डेब्ट रिसीव्ड टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रही है? नहीं। नाउ फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑलवेज टेक अ लोन्स, ठीक है, दे टेक अ लोन्स। तो ये मेरे को ऑप्शन लग नहीं रहा। लोअर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू इंक्रीज टैक्स बर्डन। गाइज, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टैक्स बर्डन की वजह से, ये तो इररिलेवेंट है। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, हाँ, अपने गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाने के लिए। तो मुझे सी आंसर बराबर लग रहा है। रिड्यूस टैक्स कंप्लायंस, अगर टैक्स कंप्लायंस को रिड्यूस करना था तो फिर नए टैक्स ला क्यों रही है? इससे तो कंप्लायंस बढ़ेगी, तो ये इररिलेवेंट है। आंसर है सी। ओके, आंसर इज एक्चुअली सी। गवर्नमेंट का डेफिसिट चल रहा है तो बराबर खर्चे ज्यादा है हिंदुस्तान को चलाने के, इंडिया को चलाने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, इसलिए नए टैक्सेस लॉन्च कर रही है, बराबर। तो सी इज द करेक्ट आंसर, चैप्टर नंबर 3 यूनियन बजट। 72, व्हाट इज द की डिसएडवांटेज ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स? गाइस, फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव, आपको पता है आपके मॉड्यूल में इक्विटी शेयर्स के डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस दिए हैं, बराबर। यस, आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं कंपनीज के लिए डिसएडवांटेज क्या है, शेयर होल्डर के लिए डिसएडवांटेज क्या है, कंपनीज के लिए एडवांटेज क्या है, शेयर होल्डर के लिए एडवांटेज क्या है। आपको उसको पढ़ना होगा, काफी बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 4, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अब देखो जरा, तो कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स को लेकर डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो ये उन्हीं को आएगा जो टॉपिक पढ़ चुके हैं। कुछ कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। रेजिंग इक्विटी कैपिटल इंक्रीज फिस्कल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज। गाइज, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होना तो ये तो एडवांटेज है, और फिस्कल फाइनेंशियल लेवरेज मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो ये तो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। इक्विटी डिविडेंड्स आर टैक्स डिडक्टिबल। गाइज, इक्विटी डिविडेंड पे टैक्स लगता है, वो तो शेयर होल्डर का काम है, तो ये भी नहीं। इक्विटी शेयर्स कैरी अ फिक्स्ड डिविडेंड, ये तो रॉन्ग है। इक्विटी शेयर्स डज नॉट कैरी फिक्स्ड डिविडेंड, ये तो इररिलेवेंट स्टेटमेंट हुआ। इक्विटी कैपिटल हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक कॉस्ट, यस, क्योंकि प्रॉफिट जब बढ़ता है तो इनको ज्यादा डिविडेंड्स पे करने पड़ते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स से ज्यादा कॉस्टली कौन पड़ता है? इक्विटी शेयर्स। डी इज द डिसएडवांटेज टू द कंपनी, बराबर। नाउ क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में चाहे कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, उनको फिक्स डिविडेंड देना होता है, तो वहां पे कॉस्ट कम है कंपैरेटिवली। ओनरशिप इज ऑलवेज अ कॉस्टली अफेयर, लाइफ टाइम साथ में रहेंगे और इनको पार्टनरशिप मिल रही है। डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट 73, बराबर, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट? अब देखो गाइस, एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। अब मैं ऐसा बोलूं, ये क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप में भी हो सकता है, एनवायरमेंट में भी हो सकता है, और इकोनॉमिक्स, लेकिन ये स्कीम है, सारी स्कीम्स आपको पढ़नी है, चैप्टर नंबर 5 का पार्ट है ये, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट 2015 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, बराबर। तो अब ये चीज में आप लोग को क्या जानना चाहिए? तो आपको नेशनल पॉलिसी एंड स्किल डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, बराबर। नेशनल पॉलिसी एंड स्किल डेवलपमेंट में हम इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों चालू करी है ना, ताकि हम अपने लेबर फोर्स को, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज क्वालिटी, उसमें हुनर डेवलप कर सके ताकि उनको जॉब्स मिल सके। तो टू एंश्योर यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल स्किल्ड इंडिविजुअल्स, नो। टू अलाइन स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स विथ नेशनल एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड, यस। तो बी इज द एक्चुअली आंसर, all of you, B is the actual answer. Fine. Then next, XYZ Holding Limited has assets worth rupees 150 crores with 95% of its total asset invested in debt instruments, shares and loans in a group of companies. What type of NBFC is? Guys, exam में ना
लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से देख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज पे गजब क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज आपके मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 5 में है। प्लीज उसे पढ़ के जाना, उनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मैंने अपने इन स्टूडेंट्स को टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज करवाई है ना। अब इसमें क्या लिखा है, मैं एक्सप्लेनेशंस के साथ नहीं जा रहा कि सर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बराबर ना। अच्छा, मैंने योद्धा रिवीजन में भी टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज करवाया है, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज के मेजर कंपनी के स्टॉक को होल्ड करता है। तो गाइस वो है SIC एंड CI। SIC एंड CI, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ऑल ऑफ यू, SIC सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, बराबर नाउ, एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ये आंसर होना चाहिए। ओके, तो ए शुड बी द आंसर। फाइन, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है SIC एंड CI पे, तो जरा पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट इन इंडियन रेलवे। अब ये प्रोग्राम आपने हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा हो, बट ये प्रोग्राम कोई स्कीम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स है मैं चैप्टर 5 में कंसिडर करता हूँ इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी। आप लोग ने मुंबई वगैरह में लोकल ट्रेन में आप और आउट स्टेशन में आपने देखा होगा, एक छोटा सा काउंटर शॉप खुलता है जिसके ऊपर आगे ऊपर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी है और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट लगा है। ये कॉन्सेप्ट लॉन्च क्यों किया गया, इस कॉन्सेप्ट का क्या कंसेप्ट, बराबर इसका क्या पर्पस है ऑन इंडियन रेलवेज, बताओ ना। तो प्रमोट लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन्स इज द ऑब्जेक्टिव। लोकल बिजनेसेस, ठीक है, हर स्टेशन पे लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट इंडियन रेलवेज पे आप लोग को दिखेगा। ओके, तो इट्स अ प्रमोटिंग लोकल बिजनेसेस। ओके, स्मॉल स्केल बराबर शॉप ओपन करने के लिए दी जा रही है ताकि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। देन इसके बाद नेक्स्ट 76, yes 76 is also there. Which factor does not affect price elasticity? जब मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात करता हूं तो ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है। अग्री, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर, तो वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी का कौन सा फैक्टर नहीं है, बराबर, तो कौन सा फैक्टर नहीं है, तो ए ऑप्शन कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम पीरियड, नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। गाइस टाइम पीरियड मतलब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है, नेसेसिटी है कि लग्जरी है, ये भी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये भी अफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये सप्लाई की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने सप्लाई के फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में पढ़ा है। यस, बट ये तीनों फैक्टर्स हैं, तो आंसर इज ए, MCQ नंबर 1। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ NSDC इन स्किल डेवलपमेंट। अब NSDC का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो ऑब्जेक्टिव ना नाम में ही दिखाई देता है कि लेबर्स को स्किल बनाने का ये कोई प्रोग्राम है, बराबर। अब ये लोग ने पूछा है आप NSDC को डिस्क्राइब करें, तो देखो रीड करके देखते हैं कहाँ लिखा है स्किल जैसी चीजें। डायरेक्टली मैनेजिंग गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, नो, ठीक है, गवर्नमेंट को ट्रेनिंग नहीं लेती। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये स्किल डेवलपमेंट है, बराबर, एम्प्लॉयमेंट गिविंग प्रोग्राम नहीं। कंडक्टिंग जॉब प्लेसमेंट्स, सेम बी और सी सिमिलर हो गया। एक्टिंग एज अ फंडिंग एंड सपोर्ट एजेंसी फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, यस मुझे डी लगता है। ये क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, बराबर, चैप्टर 5, ऑल ऑफ यू। देन 78, अब 78 बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भी हो सकता है, बट फाइनेंशियल मार्केट में भी आप सेबी के बारे में पढ़ते हो, तो ये दोनों में आता है, तो आप इसे कह सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का भी क्वेश्चन हो सकता है, बट मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं बाय कंसिडरिंग कि इकोनॉमिक्स का फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सेबीज पावर। सेबी के पावर को लेकर नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो पढ़ के देखते हैं। नाउ सिंपल है, सेबी हैज अ अथॉरिटी to inspect books of accounts in case of violations. Yes. SEBI has a quasi-judicial power
टू एडजस्ट फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। यस, ट्रेड मतलब शेयर मार्केट की ट्रेड प्रैक्टिसेस मैं समझ रहा हूँ। सेबी हैज अ क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर बट कैन नॉट इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स। गाइस, ही कैन इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स। बराबर सी। बराबर अगर उसे शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन या कुछ फ्रॉड नजर आते हैं तो लीगल के साथ जा सकता है, यही तो पावर होता है। तो कैन नॉट इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स थोड़ा डाइसी है, मुझे यही आंसर लग रहा है। ओके, तो सी इज द आंसर। देन इसके बाद विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट कॉस्टली कॉमनली एसोसिएटेड विद ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली इज अ टाइप्स ऑफ मार्केट गाइस, ये चैप्टर नंबर 1 है। कौन सा ओलिगोपॉली के साथ कैरेक्टरिस्टिक है? अ सिंगल सेलर, गाइस ये तो मोनोपोली हो जाएगा। अ फ्यू डोमिनेंट फर्म, यस, तो बी इज द आंसर। लेकिन एमसीक्यूज की खास बात ये होती है कि सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लेने चाहिए। ऑल फर्म सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ना 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 ना, ये तो होमोजीनियस हो जाएगा, मतलब परफेक्ट कंपटीशन की तरफ जा रहा है। फर्म आर प्राइस टेकर्स एंड हैव नो मार्केट इन्फ्लुएंस। नाउ गाइस, फर्म इज अ प्राइस टेकर, ये परफेक्ट कंपटीशन है। बराबर, तो बी इज द ओनली आंसर। ओके, नाउ उसके बाद 80, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाइस लास्ट 2-3 अटेम्प्ट है ना, ये बजट का चैप्टर है। प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप मॉड्यूल में इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ सकते हैं। अभी मुझे पूछा है नीचे दिए गए एग्जाम्पल में से कौन सा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो अब जिन्होंने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उनको समझेगा। टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, टू मीट ongoing obligation for defense spending, interest payment and subsidies. Guys, मॉड्यूल में क्लियरली लिखा है डिफेंस स्पेंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट इज अ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बी आंसर होगा। हालांकि पब्लिक सेक्टर को फाइनेंस करना भी नॉन प्लान हो सकता है, लेकिन इसको अलग से लिखा गया है क्योंकि प्लानिंग के साथ नया बिजनेस चालू होता है, तो आई कैन कंसिडर इन अ प्लान। बट डिफेंस, अचानक से किसी ने वॉर कर दिया तो गवर्नमेंट को सबसे पहले वो खर्चे बेयर करने पड़ेंगे, तो डिफेंस स्पेंडिंग नॉन प्लान होता है क्योंकि डिफेंस के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है ना। यस, तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं डायरेक्टली आता हूँ, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं, प्योरली बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस ऑल थिंग्स। सीधे हम आते हैं, हाँ 83, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 5वीं बार क्वेश्चन आया है ये लास्ट 6-7 अटेम्प्ट से, ठीक है, लास्ट 6 to 7 अटेम्प्ट से दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। नाउ फिफ्थ और सिक्स टाइम, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कौन सा रिफॉर्म नहीं है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 5 जहां पे आपने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ी थी। लिबरलाइजेशन, ये रिफॉर्म का पार्ट है। एलिमिनेशन ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यस। लिबरलाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पावर सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, प्राइवेट सेक्टर, ये सब है। नाउ सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन गाइस बी थोड़ा सा रॉन्ग है, पार्टली रॉन्ग है बस। यस, उन्होंने पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया है क्योंकि उन्होंने एलपीजी चलाया था। एलपीजी लिबरलाइजेशन, रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, तो ये लिबरलाइजेशन का पार्ट है, ये लिबरलाइजेशन का पार्ट है। प्राइवेटाइजेशन को इन्वॉल्व करना, यस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, बराबर। पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना, लेकिन ऑल पब्लिक सेक्टर को हटा देना ये गलत है। आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पढ़ा है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट्स किए गए, लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल गवर्नमेंट ने रखा। उसमें था रेलवे, न्यूक्लियर पावर, यूरेनियम यूज फॉर न्यूक्लियर पावर, तो ऑल वर्ड रॉन्ग है, तो मैं बी के साथ जाऊंगा, बाकी सब राइट है। तो ये चैप्टर नंबर 5 था गाइस, चैप्टर नंबर 5 मेक इन इंडिया, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, आई एम नॉट डिस्कसिंग। 85, हाउ इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट डिराइव फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। गाइस ये नेशनल इनकम का पार्ट है, दिस इज अ नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 2। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे? नहीं, हाउ, हाँ, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से को निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस से, तो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? अब ये वही सॉल्व कर सकते हैं जिनको फॉर्मूलेज आते हैं, बराबर। तो जीडीपी तो सेम है, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का ही डिफरेंस है
ये NIT होगा। तो मार्केट प्राइस से आप NIT माइनस कर दो तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए टी, GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ओके, नाउ इनमें चारों ऑप्शन पढ़ के कोई फायदा नहीं है, फॉर्मूला बेस आते हैं। तो अगर आपका फॉर्मूला क्लैरिटी है तो आपको क्लिक हो जाएगा, है ना। 85 क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, खाली स्टूडेंट को मिस्टेक होती है चैप्टर नंबर 5 जब वो प्रोग्राम्स के बारे में पूछते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो प्लीज आप प्रोग्राम्स के ऊपर गजब फोकस करेंगे, ये करना चाहिए। मैंने योद्धा रिवीजन में चैप्टर नंबर 5 का जब रिवीजन करवाया था, मैंने अप्रॉक्स 30 प्रोग्राम्स को आपके साथ डिस्कस किया था। तो प्लीज आप मेरा वो वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने सारे प्रोग्राम्स को इन्वॉल्व किया है। 86 अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स आपके मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 4 में भी है और कुछ प्रोग्राम चैप्टर नंबर 5 में भी है, ठीक है। 86 फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है, तो ये चैप्टर नंबर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट प्राइमरी डेफिसिट? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट से अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिलता है, ठीक है। ये जिसका फॉर्मूला आता है उसको आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था, बहुत डायरेक्ट था, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के बीच में का जो डिफरेंस है वो खाली इंटरेस्ट पेमेंट है, बराबर। यस, 86 के बाद हम चलते हैं 87 पे। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश FDI फ्रॉम FII? गाइस, FDI और FII का आपने टॉपिक पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल इंडियन इकोनॉमी। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, FII, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बराबर। जो मेरे ही स्टूडेंट्स आज इन पेपर्स को का वीडियो देख रहे होंगे, उनको अब रियलाइज हो रहा होगा कि हमने कितना सारा कंटेंट मैंने कवर अप किया हुआ है। इफ यू आर थ्रू माय वीडियो लेक्चर्स एंड माय नोट्स, आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। FDI एंड FII में बेसिकली क्या डिफरेंस है? 87 बराबर। तो देखो, FDI is a primarily focus on portfolio investment and FII aims at acquiring controlling stakes. No, इन्होंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। FDI में कंट्रोलिंग स्टेक्स हो सकता है, ओनरशिप हो सकती है। FDI leads to transfer of resources and technology. FII primarily involves in capital inflows. ये करेक्ट है, B is the correct answer. C कह रहा है FDI involves short term capital inflow. ना यार, यहीं पे रॉन्ग हो गया। FDI is long term. FDI require easy entry and exit strategy. No, FDI में खुद का बिजनेस चालू कर रहे हैं, there is no easy entry and exit. B is the correct answer. Now, इसके बाद 87 के बाद आगे बढ़ते हैं। रीजनल डेवलपमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं, आई एम नॉट डिस्कसिंग। हाउ डू एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एनवायरनमेंट है, आई एम नॉट डिस्कसिंग। नाउ सर, ऐसा मिक्स होकर आता है एग्जाम में? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस रिफॉर्म्स? ब्रैप, ये आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा है, ब्रैप का टॉपिक आई एम नॉट डिस्कसिंग। देन व्हाट इज अ प्राइमरी असम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई? एकदम सिंपल चैप्टर। लॉ ऑफ सप्लाई का असम्पशन एक ही है यार, अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट, बराबर। तो क्या आंसर होगा? तो द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। अरे यार, सप्लाई को डिमांड से कहां कंपेयर कर रहे हैं? द अदर फैक्टर लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। बी इज द आंसर, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, बराबर। ऑल प्रोड्यूसर हैव इक्वल प्रोडक्शन, ऑलवेज रिस्पॉन्ड, इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स है। ओनली बी इज द प्रॉपर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इतने लल्लू क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पूछो मत। 92 बिजनेस एनवायरनमेंट है आपका, IBBI के बारे में बात हो रही है। वर्ड्स को देख के ही समझ में आ जाता है। विच एंटिटी डज नॉट क्वालिफाई असिस्टेंस अंडर? गाइस, ये वेंचर कैपिटलिस्ट असिस्टेंस स्कीम ना पास एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है यार। वेंचर कैपिटलिस्ट असिस्टेंस स्कीम, बराबर, ये किसके लिए बना है? विच एंटिटी डज नॉट क्वालिफाई, ओहो, वेंचर कैपिटलिस्ट असिस्टेंस स्कीम किसके लिए नहीं है? तो ये वो आंसर दे पाएंगे जिसके लिए, जिनको ये पता कि किसके लिए है। तो आपको एक चीज बता दूं, वेंचर कैपिटलिस्ट असिस्टेंस स्कीम्स ना गाइस, ये रूरल एरियाज के एग्रीप्रेन्योर्स के लिए बना है, फार्मर्स के लिए, फार्मर्स बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेसेस के लिए। तो एग्रीप्रेन्योर्स ये इनके लिए तो बना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना है, लार्ज प्राइवेट कॉर्पोरेशन इनके लिए नहीं बना है। लार्ज प्राइवेट कंपनीज के लिए तो गाइस कोई स्कीम्स है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी स्कीम्स या तो MSME को सपोर्ट करने के लिए बनाती है
या एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। आपने मेजोरिटी सब स्कीम्स वैसे ही देखा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव स्कीम सपोर्ट। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कोई स्कीम नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनको क्या जरूरत है, बराबर है सर। लेकिन वो एग्रीकल्चर लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नहीं, उनसे तो उल्टा हेल्प मांगा जाता है कि फार्मर्स में इन्वेस्टमेंट्स करो। ओके 93 के बाद 94, हाउ डू अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस एनवायरमेंट, ये बिजनेस एनवायरमेंट है भाई, हम नहीं चलते इसके साथ, अरे लिखा है यार, है ना। अ लोकल बेकरी फेसेस डिक्लाइन सेल्स, ये बिजनेस एनवायरमेंट है। मेरे को ऑप्शन से समझ में आ गया, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, राइट। देन 96 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इससे मुझे समझ में आ गया ये चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो ये वही स्टूडेंट बता सकता है जिसको एक्सपेंडिचर मेथड पता हो। हाउस होल्ड स्पेंडिंग आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, नेट एक्सपोर्ट्स आएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कभी नहीं आएगा। गाइस इसके लिए एक्सपेंडिचर मेथड की जरूरत नहीं थी, जिनको ये लिस्ट आती है नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, उसमें भी आपने पढ़ा है। ओके, सेकेंड आंसर। देन 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर द गवर्नमेंट मे टेक टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट चैप्टर नंबर 3 है। Which of the following is a measure the government may take to manage inflation and reduce fiscal deficit? Fiscal deficit को कम करने के लिए गवर्नमेंट बराबर क्या मेजर ले सकती है, तो इंक्रीज टैक्सेस, हाँ पैसों की कमी है तो टैक्स बढ़ाया जा सकता है। इंक्रीजिंग सब्सिडीज ना, इससे तो डेफिसिट और बढ़ेगा। लोअरिंग इंटरेस्ट रेट आर्टिफिशियली, इंटरेस्ट रेट को कम करने से क्या ही होगा। रिड्यूसिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना, कुछ भी। इंक्रीजिंग टैक्सेस, इससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो डेफिसिट्स कम हो जाएंगे, बराबर। देखो फिस्कल डेफिसिट को कम करने का एक ही तरीका है, टैक्सेस बढ़ा दो या लोन्स ले लो। बराबर, क्योंकि इससे पैसा आएगा। ओके ना, तो इंक्रीजिंग टैक्सेस, ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, मालूम है। यस 98, which of the following was the primary reason of establishing the Industrial Finance Corporation of India in 1948? ये आपके लिए चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 आपने फाइनेंशियल, उसमें आपने IFCI पढ़ा है। IFCI 1914 में जब बनाया गया था तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था गाइस, बोलो, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो गाइस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि जब शेयर मार्केट डेवलप होने ही नहीं थे, पब्लिक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, तब हमने म्यूचुअल फंड कंसेप्ट, और IFCI वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, नो IFCI लोन नहीं प्रोवाइड करता। टू रेगुलेट इंडियन स्टॉक मार्केट, तो सेबी करता है। टू ब्रिज द गैप इन लॉन्ग टर्म कैपिटल अवेलेबिलिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, यस सी इज द आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। IFCI चैप्टर नंबर 4 मॉड्यूल में लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। देन 99 इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ये बिजनेस एनवायरमेंट है। मैन्युफैक्चर वियर्ड earphones notice sharp decline, earbuds more popular, ये मेरे हिसाब से बिजनेस एनवायरमेंट है, बराबर। 100 पेस्टल एनालिसिस इज बिजनेस एनवायरमेंट। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स टिपिकली हैव इनइलास्टिक डिमांड, इट इज अ चैप्टर नंबर 1। इनइलास्टिक डिमांड किसको होती है, ये भी फैक्टर्स अफेक्टिंग इनइलास्टिक डिमांड का पार्ट है, आपको ये पढ़ के जाना है। एक ही क्वेश्चन में 2 बार आ चुका, एक ही पेपर में दूसरी बार। गुड्स विथ मैनी सब्स्टिट्यूट, याद रखना सब्स्टिट्यूट गुड्स को हाईली इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक नहीं। नेसेसिटी हैव इनइलास्टिक डिमांड। फैशनेबल एसेसरीज इलास्टिक डिमांड होती है, इनफे गुड्स इलास्टिक डिमांड। नाउ नेसेसिटी गुड्स इज द परफेक्ट आंसर फॉर इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। देन 102, इसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टर्शियरी सेक्टर, ये मेरा चैप्टर नंबर 5 है गाइस, चैप्टर नंबर 5। टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज ये एग्रीकल्चर है, नेचुरल रिसोर्स के साथ डील करना एग्रीकल्चर। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द बिजनेस कंज्यूमर, यस एग्रीकल्चर प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सेकेंडरी, बराबर। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा था एक क्वेश्चन डेफिनेशन पे आता है, एग्जाम्पल बेस्ड, देख लो। नाउ 104, जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, उनको शायद मेरी बातें याद आ रही होंगी। Which of the following statement regarding the country's balance of payment? Balance of payment, guys, chapter number 5 is correct.
मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट से कहता हूँ चैप्टर नंबर 5 में से 6 एमसीक्यूज करीबन आते हैं, 5 to 6 एमसीक्यूज। उसमें से एक क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, एक क्वेश्चन एफआईआई एफडीआई पे कंफर्म आता है। ट्रेंड सेट है और करंट अकाउंट सरप्लस। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पर्पस क्या है? करंट अकाउंट सरप्लस इंप्लाइज दैट कंट्री इज बोरोविंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नो, बोरोविंग कैपिटल अकाउंट होता है। A financial account deficit means more foreign capital is leaving the current account, the country, than entering. बराबर गाइस, फॉरेन कैपिटल ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है, और कैपिटल अकाउंट सरप्लस मस्ट ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय करंट अकाउंट डेफिसिट। कुछ भी ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नॉट इंपैक्टेड बाय मूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर इंपैक्टेड। बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे राइट लग रहा था पर मैं सोचा कि कोई बेटर आंसर और मिल जाए। फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट मींस मोर फॉरेन कैपिटल इज लिविंग द कंट्री। यस, हमारे एफडीआईज इंडिया से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जा रही है तो डेफिसिट इंडिकेट करेगा। 105 मेक इन इंडिया ये बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ May 25 बराबर का पेपर कंप्लीट किया, बराबर। सो अब May 2025 के पेपर के बाद Jan 2025, हाँ हम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट पे चल रहे हैं। ओके, अब देखो Jan 2025 में एज इट इज ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसमें अगेन मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट मिक्सचर है इसी सीक्वेंस में। नाउ फिर से कह दूं, सोर्स इज टैक्समैन का स्कैनर। ओके, स्कैनर ऑफ टैक्समैन कंपनी, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से। आ जाओ फटाफट विदाउट वेस्टिंग योर प्रोडक्टिव टाइम। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 71st क्वेश्चन, ठीक है। ब्रांड डेवलपिंग प्रोडक्ट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट है तो हम नहीं सॉल्व कर रहे। देन 72 फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, जाने दो। ओहो, ऑलरेडी मैंने टिक मार्क करके रखे हैं, चलो बेस्ट पार्ट है। नाउ a significant portion of a government expenditure is allocated towards capital investment in infrastructure, education and healthcare. How do capital expense affect the fiscal deficit? Fiscal deficit word से समझ में आ गया कि ये चैप्टर 3 है, बजट। नाउ इतने सारे खर्चे कर रहे हैं, हाउ डू कैपिटल एक्सपेंस अफेक्ट द फिस्कल डेफिसिट? तो बताओ, अगर खर्चे बढ़ेंगे तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा ही, बट देखते हैं क्या लिखा है। Increase the fiscal deficit due to higher borrowings. Reduce the fiscal deficit through interest rate adjustment. Have no impact on fiscal deficit. Reduce the fiscal deficit by increasing revenue. एक मिनट, C तो irrelevant है, फिस्कल डेफिसिट में इंपैक्ट नहीं होगा ऐसे कैसे? ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है ना, मतलब इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका डेफिसिट बढ़ रहा है, ठीक है। रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू, हम यहाँ पे एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, ये डेफिसिट कम कैसे करेगा? बढ़ाएगा। बी कह रहा है रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट थ्रू इंटरेस्ट रेट। गाइस, यहाँ पे लोन की बात हो ही नहीं रही। ए इज द आंसर, इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट ड्यू टू हायर बोरोविंग्स, बराबर है। नाउ a significant portion of government expenditure is allocated towards capital investment in infrastructure, education and healthcare. How do capital expense affect the fiscal deficit? It will increase the fiscal deficit. अरे बराबर, हाँ कि ना? चल फाइन। Then 74. A city has two companies that control the majority of electricity supply. Guys, एक सिटी में सिर्फ दो ही कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं। They have significant influence over the pricing and work closely to keep smaller competitors away from entering the market. Which market structure illustrate? Guys, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बराबर। एक एरिया है जहां पे सिर्फ दो ही कंपनी है, वो ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं और वो किसी दूसरों को अंदर नहीं आने देती। स्टोरी देख लो, अरे है ना। लेकिन गाइस सिर्फ टू कंपनी है तो इट इज अ ओलिगोपॉली, बट जब इससे भी अच्छा आंसर दिया हो, इट इज अ डुओपोली।
पॉली का कंसेप्ट। अरे हाँ कि ना, दे क्लोज्ड कीप्स स्मॉलर कॉम्पिटिटर अवे फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। तो खाली दो ही सेलर है उस मार्केट में, इट इज अ ओलिगोपॉली, लेकिन ओलिगोपॉली से परफेक्ट आंसर है डुओपॉली, तो हम डुओपॉली को टिक मार्क करेंगे और किसी को अंदर ही नहीं आने देते मार्केट, तो ओनली टू सेलर्स आर कॉल्ड डुओपॉली। नेक्स्ट जैन 25 का नेक्स्ट एमसीक्यू, रमिता वांट्स टू नो अ यूनिक फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर इन्वेस्टिंग। May 25 में भी इक्विटी शेयर्स का डिसएडवांटेज आया था, अब फीचर आया है। बिफोर इन्वेस्टिंग विच वन इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर? चारों पॉइंट में से कौन सा इक्विटी शेयर्स का कैरेक्टरिस्टिक है? दे एंश्योर स्टडी रिटर्न्स। गाइस नहीं, इक्विटी शेयर के जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग है, स्टडी नहीं, तो ये तो रॉन्ग आंसर है। दे ऑफर रेसिडुअल क्लेम्स, यस, रेसिडुअल क्लेम्स इज द एक्चुअल फीचर। सर रेसिडुअल क्लेम्स का मतलब, गाइस जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो सबसे लास्ट में डिविडेंड किसको मिलेगा? बचा कुचा इक्विटी शेयर्स, तो रेसिडुअल है। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो सबसे लास्ट में एसेट्स पे राइट्स किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, बचा हुआ सब कुछ, तो इनका रेसिडुअल क्लेम्स होता है, ये करेक्ट आंसर है। दे फिक्स मैच्योरिटी, कुछ भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की मैच्योरिटी कहां होती है? कंपनी पे देम रीपे देम ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और कंपनी कभी वाइंड अप होती ही नहीं है, बराबर। दे पे फिक्स डिविडेंड्स, नो, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बराबर। चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल मार्केट में आप जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एफआईआई? ओ हो गाइस, नॉट एन एग्जांपल ऑफ एफआईआई। चैप्टर नंबर 5 है ये इकोनॉमिक्स का। नाउ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पेंशन फंड, जॉइंट वेंचर कंपनी एंड सोवरिंग वेल्थ फंड। गाइस एफआईआई सब में है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पेंशन फंड, लेकिन जॉइंट वेंचर कंपनी इज नॉट एफआईआई, इट इज एफडीआई, क्योंकि जॉइंट वेंचर में फॉरेनर्स बिजनेस करने के लिए आना चाहते हैं, तो जॉइंट वेंचर इज एक्चुअली अ एग्जांपल ऑफ एफडीआई नॉट एफआईआई। बाकी सब ओके है, बाकी सब में सिर्फ इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो सी इज द आंसर। देन 77 में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट है। 78, अ बैंक इंट्रोड्यूस सबस्टैंडर्ड क्वालिटी बैंक नोट, वो they are quickly rejected by ATMs and consumers. The RBI intervenes to address this issue. Which function of RBI is involved in this scenario? क्या बोलते हो? बैंक ने कुछ सबस्टैंडर्ड क्वालिटी, कुछ डिफेक्टिव नोट को, करेंसी को, बराबर है, मुड़े हुए, टूटे हुए, बेंडेड, बराबर है ना, या शायद कुछ डुप्लीकेशंस होगी, सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के बैंक नोट को एटीएम में डाला और एटीएम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आरबीआई ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो आरबीआई ने ये कौन सा रोल अपनाया? गाइस चैप्टर नंबर 4 आरबीआई, आप फंक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन मालूम है स्टूडेंट्स, आप लोग सीधे सीधे फंक्शंस पढ़ के जाते हो, देखो किस तरीके से घुमावदार क्वेश्चन पूछते हैं। तो आरबीआई ने कौन सा रोल, कौन सी ड्यूटी अपनी निभाई? डेवलपमेंट रोल, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इश्यू ऑफ करेंसी, और रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। गाइस डेवलपमेंट रोल नहीं, क्योंकि इसने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, डेवलप नहीं किया। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे तो हम इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं। इश्यूअर ऑफ करेंसी या फिर रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, क्या बोलते हो? बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ करेंसी का रोल प्ले किया होगा, मतलब जो सबस्टैंडर्ड क्वालिटी है उसको अबॉलिश किया होगा और उसके बदले नई करेंसी इशू करी होगी, है ना? यस, तो इश्यू ऑफ करेंसी, जब भी कोई करेंसी पुरानी हो जाए, खराब हो जाए, फट जाए, तो फिर आरबीआई की जिम्मेदारी है उसे लेकर उसी की सीरीज की न्यू करेंसी प्रिंट करे। यस। 79, despite of 30% increase in the price of salt, the demand remains relatively unchanged. What type of elasticity does this reflect? Guys, ये elasticity of demand का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1। वो कह रहे हैं सॉल्ट के प्राइस बढ़े हैं लेकिन डिमांड जरा भी चेंज नहीं हुई, तो जब डिमांड जरा भी चेंज ना हो तो उसे कहते हैं इनइलास्टिक। तो आंसर होगा परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, बाकी सब में इलास्टिक 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 है ना, तो ए इज द आंसर, बराबर। देन 80 नाउ गाइस, अब ये भी देखो,
प्रोग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं, इस बार ये पूछ लिया कि कौन से ईयर में आया था। अंडर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव अ फार्मर अडॉप्ट हाई यील्ड वैरायटी सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर रिजल्टिंग इन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द व्हीट प्रोडक्शन। गाइस आपको पता है हाई यील्ड वैरायटी, इस प्रोग्राम को कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का टेक्निकल नाम है हाई यील्ड वैरायटी, आपने चैप्टर नंबर 5 एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ा है। लेकिन ये पूछना क्या चाहते हैं, दिस अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विद सक्सेस इन विच 5 ईयर प्लान। ग्रीन रिवोल्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? तो ये आपको पढ़ के जाना है। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा था कि आपको पढ़ना होगा ना, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66, और इसे व्हीट रिवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन व्हीट का हुआ था। अरे बराबर, तो थर्ड 5 ईयर प्लान इज योर आंसर। 81 बिजनेस एनवायरनमेंट है, नीति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर, तो आप वहां पढ़ेंगे। 82 a rare gemstone dealer has a fixed quantity of unique gemstones in the stock. Regardless of the price increase, they cannot increase quantity available. Which type of price elasticity of supply it is? It is a elasticity of supply का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1। वो कह रहे हैं कि प्राइस भले बढ़ रही है लेकिन वो सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, तो कहना इसे इट इज इनइलास्टिक सप्लाई, इसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। सप्लाई जरा भी चेंज नहीं होगी, देखो दे कैन नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी अवेलेबल, तो इट इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, बराबर। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पार्ट चैप्टर है। सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, 2 बार परफेक्टली इलास्टिक आ गया, एक बार परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आ गया और एक बार परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। लेकिन पूछने का तरीका देखो गाइस, स्टूडेंट सिर्फ डायरेक्टली डेफिनेशन पढ़ के जाते हैं, उसके सेंस को समझ के जाओ। कितनी तरीके से एक स्टोरी फॉर्म में पूछते हैं कि एक जेमस्टोन वाला है, उसके पास फिक्स जेमस्टोन्स हैं, फिक्स क्वांटिटी है, भाव कितना ही बढ़े वो सप्लाई बढ़ा नहीं सकता, तो आपको समझना होगा। MCQ number 5. A country observe that it has trade surplus. Wow. With the export exceeding the import. Trade surplus से समझ में आना चाहिए कि export is more than import. बराबर है? Now, there, which component of the balance of payment will this be reflected? Guys, इन्होंने trade surplus की बात करी है। ये balance of payment topic का question है, chapter number 5 of the economics, Indian economy. ओके, अब ये कह रहे हैं कि इस बार ट्रेड सरप्लस है, तो बताओ कौन सा आइटम ट्रेड सरप्लस को इंडिकेट करता है? तो पहली चीज करंट अकाउंट इंडिकेट करता है, ये कंफर्म है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइवेट ट्रांसफर अकाउंट, रेमिटेंसेस बाय सिटीजन्स ऑफ वर्किंग अब्रॉड, कैपिटल अकाउंट, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स लाइक प्रॉपर्टीज, एंड फाइनेंशियल अकाउंट, फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लाइक FDI। अब मेरी बात सुनो गाइस, ये कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट ये दोनों ट्रेड सरप्लस को इंडिकेट तो नहीं करते क्योंकि कैपिटल अकाउंट आइटम्स हैं। ट्रेड सरप्लस में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज या रेमिटेंसेस ही आते हैं। अब एक्चुअली या तो आंसर ए होना चाहिए या तो बी, क्योंकि बी भी करंट आइटम है जो ट्रेड सरप्लस को इंडिकेट कर सकता है, लेकिन आंसर होगा ए, क्योंकि ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, बराबर है। तो ये है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हालांकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में ना सर्विसेज नहीं आते, ये हम लोग ने हमेशा थियोरी में पढ़ी है, बट रेमिटेंसेस तो जरा भी नहीं आते। तो फिर मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, उन्होंने ट्रेड सरप्लस पूछा है, तो ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग होता है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, तो फिर वो ए इज द परफेक्ट आंसर, बराबर। ओके, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ये वर्ड हम बजट में यूज करते हैं, चैप्टर 3 है यूनियन बजट। कंपेयर टू अदर रेवेन्यू सोर्सेज आर, गाइस नॉन डेट कैपिटल रिसीट कौन सा आइटम है? एग्जाम्पल दिए हैं तो अपने को सिलेक्ट करना होगा। अरे बराबर, तो अ रिलेटिवली स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट, ओहो एग्जाम्पल भी नहीं है, ऑप्शन से आधी चीजें तो पता चलती है। पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो पहली चीज तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट कैसे हो सकता है? कैपिटल रिसीट है तो रिसीट का पार्ट होगा। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड जनरेटेड प्राइमरली थ्रू बोरोविंग, नो, नॉन डेट इज गवर्नमेंट का खुद का पैसा। बोरोविंग कॉल्ड डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ओके, तो बी और डी तो नहीं है, ए और सी हो सकते हैं, बराबर। अब
नॉन डेट कैपिटल रिसीट कह रहे हैं लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गलत. Largest contribution to the government revenue is a tax revenue. That is the main source of income. A is the answer. Debt creating capital receipt मतलब क्या होता है? एसेट बेच के पैसा लाना. गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स करती है अपनी कंपनी, तो बहुत ही टोटल रिसिप्ट्स का छोटा सा हिस्सा होता है. बराबर. यस, तो ए इज द करेक्ट आंसर. पूछने का तरीका देखो, शायद ये एंगल आप लोगों ने थियोरी पढ़ने के टाइम पे भी नहीं सोची होगी. कंसेप्ट क्लैरिटी, फंडामेंटल्स. Now next, 85 is a business environment, so I'm not touching that questions. 86 आ जाओ. In a country Z, if the GDP at factor cost is 800 billion and depreciation is 100 billion, what is NDP? Oh, GDP 800 billion है. हालांकि आपको वर्किंग नोट, कैलसी अलाउड नहीं है, आपको मेंटल कैलकुलेशन से जाना है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूं. इनको फाइंड करना है एनडीपी. तो गाइज एनडीपी और जीडीपी का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन. आप सिर्फ 100 बिलियन माइनस करेंगे, ओरली कर सकते हैं, तो आपको आंसर आएगा 700 बिलियन. कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना. यस. नाउ 87, व्हाट डज डीपीआईआईटी स्टैंड्स फॉर. गाइज एग्जाम में ये कम से कम सेकेंड या थर्ड टाइम आ रहा है जहां पे फुल फॉर्म पूछा गया डीपीआईआईटी का ही. प्लीज टेक केयर करना. डीपीआईआईटी का डेफिनेशन क्या है. तो ये कह रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन. ना, ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बना है. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, हाँ. एंड इंटरनल ट्रेड, यस, बी इज द आंसर. बराबर. डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट फॉर प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, बी इज द करेक्ट आंसर. इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए और इंटरनल ट्रेड के लिए, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे. ओके. 88, which of the following scenario describe a market equilibrium. बराबर. मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं. बराबर. अब इक्विलिब्रियम ये वर्ड आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है. एक इक्विलिब्रियम होता है डिमांड इक्वल टू सप्लाई. एक इक्विलिब्रियम होता है फर्म्स का इक्विलिब्रियम, ये होता है मार्केट इक्विलिब्रियम. फर्म का इक्विलिब्रियम वेयर एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो. ये कौन सा वाला है पता नहीं. Which of the following scenario describe market equilibrium? मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए. फिर भी पढ़ के देखते हैं. When there is a shortage and price are expected to rise, when producer are forced to lower the price, when demand consistently exceeds supply, or when quantity demand equals quantity supply. Hey guys, when demand equals to supply is called equilibrium. ऊपर के रेशो में कभी सप्लाई ज्यादा हो रही है, कभी डिमांड ज्यादा हो रही है. D is the answer. 89, the capital budget in the union budget primarily focuses on. ये यूनियन बजट का क्वेश्चन है. कैपिटल बजट में दो ही आइटम आते हैं, एक कैपिटल रिसीट और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर. मुझे तो यही समझ में आया एज अ स्टूडेंट. फिर देखते हैं अंदर क्या दिया हुआ है. रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, नो. पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ फिस्कल मेजर्स, डे टू डे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, नो, क्योंकि डे टू डे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं. ये रेवेन्यू बजट का पार्ट होगा. रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर खुद ही बोले रेवेन्यू बजट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट्स, यस, बराबर. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल बजट का पार्ट होगा. बराबर. एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल. नाउ आगे नेक्स्ट. इन अ सेमिनार a historian explained how the Imperial Bank of India transited over the time to become a pivotal institution of Indian banking system. बैंकिंग सिस्टम सुन के समझ में आया कि ये फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर नंबर 4 है, और इंपीरियल बैंक से ऐसे ही याद आ जाना चाहिए कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज करेक्ट. कितना घुमा के पूछा. वो बोलते कि इंडिया में हिस्ट्री कहती है कि इंपीरियल बैंक हुआ करती थी, लेकिन वो जमाने के साथ साथ, इंडिया के डेवलप होने के साथ साथ वो खुद चेंज हुई, और इंडिया की सबसे बड़ी बैंक बनी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही हो सकती है ना. ना, तो क्या आंसर होगा बोलो. द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ए इज द आंसर. पहला ही आंसर मिल गया. टू इंक्रीज रूरल पेनिट्रेशन, यस. अरे बराबर. ये देन
91 92 बिजनेस एनवायरनमेंट है, 3 4 बिजनेस एनवायरनमेंट। आ जाओ 95, टोटल 71 से लेकर 105 तक होते हैं ना। यस। रमेश एन एस एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, अभी लग तो रहा है मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का, कहीं मैंने तो गलत नहीं कर दी। इज एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप, ही कम्स अक्रॉस एनबीएफसी, एनबीएफसी मतलब फाइनेंशियल मार्केट, and learn about their offerings and limitations. Which of the following is a feature of NBFC that differentiate them from banks? अब ये आंसर वही दे पाएंगे जिसको बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंसेस पता हो, बट पहली बार फीचर ऑफ एनबीएफसी करके कुछ पूछा है, नहीं तो नॉर्मली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी पूछते हैं, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी पे क्वेश्चंस आते हैं, फीचर ऑफ एनबीएफसी इज समथिंग फर्स्ट, बराबर। तो एनबीएफसी कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर, ओके फीचर पूछा गया है, तो एनबीएफसी कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, यस ये करेक्ट है, ये ट्रू है, तो यही फीचर होना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी पढ़ के देखते हैं। एनबीएफसी प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर पब्लिक डिपॉजिट थ्रू डीआईजीसी, नो, डीआईजीसी का इंश्योरेंस सिर्फ आरबीआई बैंकों को देता है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। एनबीएफसी कैन इश्यू चेक ड्रॉन, नो, एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, नो, इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये आंसर वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिनको एनबीएफसी और बैंक का डिफरेंस बिटवीन पता हो, बराबर। यस। 96 97 98 बिजनेस एनवायरनमेंट है, 99 पे आ जाए। अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, वाह वाह, प्लान टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज बट रिक्वायर अ लोन फॉर ₹50 lakh. She wants to explore a scheme that prioritizes women, ST/SC and entrepreneur. Which scheme should be considered? ऐसी कौन सी स्कीम है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC/ST एंटरप्रेन्योर को एंकरेज करती है? अब ये आंसर वही दे सकते हैं जिन्होंने, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पढ़ा हो। एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 5 नहीं, ये चैप्टर नंबर 4 होना चाहिए। आपको ये कंटेंट चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, फाइनेंशियल मार्केट्स में, लास्ट पेजेस पे। गाइस आंसर क्या होगा? आंसर है ESDP, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यस, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस कर रही हैं, ST/SC पे फोकस कर रही हैं, बराबर है। स्फूर्ति ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रही है, वुमेन एंटरप्रेन्योर पे नहीं। गांव में जो पुराने आउटडेटेड ओल्ड जनरेशनल और बिजनेस हो गए उनको रिनोवेट करने के लिए ये एग्रीकल्चर बिजनेसमैन के लिए फोकस कर रही है। स्टैंड अप इंडिया खाली वुमेन पे फोकस नहीं कर रही। ESDP इज द आंसर। ओके, which of the following statement about tertiary sector is incorrect? चैप्टर नंबर 5 टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर को लेकर क्या इनकरेक्ट है? इट प्रोवाइड सर्विस टू बोथ बिजनेसेस एंड फाइनल कंज्यूमर्स। यस, सर्विस सेक्टर तो सर्विस ही दे रहा है। इट इंडिकेट्स एक्टिविटीज इन माइनिंग, ए ना, ये तो एग्रीकल्चर है। टर्शरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इंडिया GDP, यस ये भी करेक्ट है। इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड ट्रेड आर द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर, ये भी करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट, अच्छा इनकरेक्ट चाहिए, ओ तो B इज द आंसर। A, C और D करेक्ट है, अरे बराबर। यस। 101, राजीव एन इकोनॉमिस्ट वांट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ कंट्री X। नेशनल इनकम बोल दिया, बात खत्म हो गई, चैप्टर नंबर 2 है। ही डिसाइड टू यूज प्रोडक्ट मेथड, वाओ, प्रोडक्शन मेथड को वैल्यूडेड मेथड भी कहते हैं। पूछने का तरीका देखो हाँ गाइस, हर क्वेश्चन कुछ नया। He identified various sector in the economy, including agriculture sector, manufacturing sector, service sector, adds up net value added, okay, by each sector. However, he noticed that some intermediate goods were included twice. Oh, what precaution should Rajiv have taken to avoid double counting? Guys, पढ़ा है, इनपुट्स को रॉ मटेरियल की वैल्यू को क्या कर दो माइनस, तो क्या आंसर होगा बोलो? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ द स्टेज इन प्रोडक्शन, ना। डिडक्ट स्टॉक अप्रिसिएशन फ्रॉम नेट वैल्यू एडेड बाय सच सेक्टर, यस। एक्सक्लूड एनी गुड्स यूज्ड इन सेल्फ कंजम्पशन, नो, वो तो इंक्लूड होता है। ओनली इंक्लूड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गाइस फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से तो रॉ मटेरियल माइनस करना होता है, तो बी आंसर लग रहा है, डिडक्ट स्टॉक एप्रिसिएशन। स्टॉक एप्रिसिएशन कभी इंक्लूड नहीं किया जाता।
और इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ना, हर स्टेज वाइज रॉ मटेरियल को माइनस किया जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, इससे डबल काउंटिंग नहीं होगी। 102, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर द गवर्नमेंट अलोकेट फंड टू सर्विस द नेशनल डेट। सर्विस नेशनल डेट का मतलब होता है इंटरेस्ट, बाय मेकिंग इंटरेस्ट। ओह, आगे लिखा भी है इंटरेस्ट। हाउ शुड दिस एक्सपेंडिचर बी कैटेगराइज? इंटरेस्ट पे करना कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा? May 25 में भी आया, इसमें भी आ गया। प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान। गाइस, इंटरेस्ट पे करना, डिफेंस और सब्सिडीज, ये सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होंगे एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लीज आप इन एग्जांपल्स को याद रखेंगे, दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। बराबर। 103, 104 एंड 104 आर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो गाइस, इसी के साथ हमने जैन 2025 का पेपर सॉल्व किया। अब चलते हैं आगे। ओके, तो अब नवंबर 2024 का पेपर वी विल गोइंग टू चेक इट आउट। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जरा देखो। अगेन 71 to 105 MCQ नंबर। सबसे फर्स्ट, मनीषा, the founder of all small manufacturing startup, is trying to secure skilled worker to meet growing production demand. She learn about a government initiative that help promote vocational training. देखो हाँ, ये क्वेश्चन now, and the development of the skill among youth. Which government initiative should Manisha explore to address her need for a skill workforce? मनीषा को स्किल वर्कफोर्स चाहिए, बराबर है ना। तो कौन से प्रोग्राम ऐसा है जहां पे गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही है और लेबर्स को रेडी कर रही है, जॉब रेडी? तो बताओ ये कौन सा आंसर होगा? तो कहने से ये प्रोग्राम है, तो मैं चैप्टर नंबर 5 कंसीडर कर रहा हूं। ये आंसर है ए, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, कौशल केंद्र का मतलब टैलेंट डेवलप करना। ओके, आपके अंदर कौशल डेवलप करना, इट्स अ हिंदी वर्ड, पर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र विल बी योर आंसर। क्या बात है। देन 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि चैप्टर 3 है, यूनियन बजट इज द चैप्टर। ओके, अब इन्होंने फॉर्मूला पूछा, वाह 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 वाह। करेक्ट एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन पूछा है। ए कह रहा है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ भी लिख रहा है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोइंग एट होम, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। गाइस, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। अगर आप तीनों बोरोइंग्स को भी ऐड करोगे ना तो फिस्कल डेफिसिट बन जाएगा। ये मैंने जब आपको डिटेल चैप्टर लिया था तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और ये आपके नोट्स में देखो फॉर्मूले लिखे होंगे जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 73, 74 वी आर नॉट डिस्कसिंग बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं, सब कुछ मिक्स होकर आता है, मैं उसी पैटर्न में लेकर आऊं ताकि एक नेचुरल फील आए आपको। 75, अ लग्जरी कार ब्रांड raises its price by 20%, ठीक है, एंड डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस rather than decreases। ओ हो, एक कार कंपनी ने कार की प्राइसेस बढ़ाई और उल्टा डिमांड फॉल नहीं हुई, डिमांड राइज हो गए। विच कंसेप्ट बराबर ऑड्स दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट? बताओ ये कौन सा कंसेप्ट रिवील करता है? स्पेकुलेशन, नॉर्मल, इलास्टिक गुड्स की आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। गाइज, इट्स आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील मतलब प्रेस्टिजियस गुड्स, ये एक्सेप्शंस को इंडिकेट कर रहा है। इट इज इंडिकेटिंग एक्सेप्शंस, इट इज इंडिकेटिंग एक्सेप्शंस, बराबर है। नाउ देन 76 बराबर, समझा गाइज? ये हम लोग ने ना लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन में पढ़ा था, यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेशलाइजिंग। गाइज, इतनी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पूछते हैं ना यार ये लोग कि पूछो मत। आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी पड़ेंगी। इफ यू वांट कि आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की नॉलेज हो इन अ सिंगल वीडियो, आप मेरा अभी लेटेस्ट योद्धा रिवीजन वीडियो 2 देख सकते हैं, जहां पे मैंने चैप्टर 5 के सारे स्कीम्स को एक्सप्लेन किया है। अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप प्लेलिस्ट में है शायद। अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस is developing a unique product and wants to file an international patent to protect its intellectual property
विच स्कीम शुड दे अप्लाई फॉर? गाइस, इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रही है, तो जितने भी एमएसएमई है जिन्होंने इनोवेशन किए हैं और एक्सपोर्ट्स में अपने गुड्स बेच रहे हैं, इनकम टैक्स उनके पेटेंट्स को बराबर, मतलब उनके फॉर्मूले चोरी ना हो जाए, कॉपी ना हो जाए, उसको सिक्योर कर रही है बराबर। ये कौन से प्रोग्राम के अंदर उनका पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर कर रही है? तो वो है आंसर बी। थर्ड टाइम ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SIP-EIT. Okay, 77 business environment. I'm not touching the topic. 78. How has the government attracted foreign investment under Make in India program? Actually, Make in India program business environment है. Make in India program is a business environment, but अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इससे मैं इसको इकोनॉमिक्स में भी समझता हूँ, तो हम आंसर ले रहे हैं। मेक इन इंडिया में फॉरेन अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स? by establishing an investor facilitation center, by discouraging participation in domestic companies, by imposing strict regulation on foreign companies, by reducing FDI limits. एक मिनट, कॉमन सेंस है, अगर किसी ने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी आंसर आना चाहिए। गाइस, डिस्करेजिंग डोमेस्टिक कंपनीज को डिस्करेज करने के लिए फॉरेन को एंकरेज, ऐसा पॉलिसी कौन बनाता है? इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉरेन कंपनीज, अगर आप फॉरेन कंपनीज पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कराओगे तो FDI थोड़ी आएगी, बराबर है। रिड्यूसिंग FDI, कुछ भी, ए इज द आंसर। उनको प्रमोट करो, उनको सपोर्ट करो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंकरेज होगा, बराबर। देन 79, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर? भाई दूसरी बार आया ये क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कौन से एक्ट बराबर उनके अंडर नहीं आते? तो कंपटीशन एक्ट आता है, कंपनीज एक्ट भी आता है, LLP भी आता है। सेबी इज अ इंडिपेंडेंट, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में नहीं आते। क्या पूछते हैं ना, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है सेबी को लेकर, ठीक है। 80, द इंडियन गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग टू एनहांस नेशनल सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग परचेसिंग न्यू इक्विपमेंट, अपग्रेडिंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर विच कैटेगरी ऑफ बजट विल बी स्पेंडिंग फेल नहीं फॉल? ये खर्चा किस में आएगा, क्या बोलते हो गाइस? Defense spending on enhanced national security, including purchasing new equipments and all, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा जा रहा है, बराबर है। गाइस, डिफेंस हमेशा नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा, बराबर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है ही क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहे हैं, बट डिफेंस इज ऑलवेज अ नॉन प्लान, बराबर। 81, 82, अच्छा, हर अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। May 25 में भी, November 25 में भी, सॉरी Jan 25 में किया था ना इसके पहले का पेपर, और November 24, लगातार तीनों अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन सिमिलर। 81, 82 स्किप कर देता हूं मैं, बिजनेस एनवायरमेंट है। 83, अ कंपनी सेलिंग अ बेसिक नेसेसिटी लाइक सॉल्ट ऑब्जर्व नो सिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड, सेकेंड टाइम क्वेश्चन आ गया। प्राइस इंक्रीज ऑफ 20%, व्हाट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इट इज? क्या बोलते हो गाइस? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है ये, बराबर। ये सिमिलर क्वेश्चन Jan 25 में भी था, बराबर। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड चैप्टर 1 का कंसेप्ट है। 84, अ स्टूडेंट रियलाइज दैट बोथ टी एंड कॉफी प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। हाउएवर शी स्विचेस फ्रॉम ड्रिंकिंग टी टू कॉफी as the price rises of the tea is more significant. What kind of elasticity of demand is demonstrated? Guys, प्राइस किसका? टी का। डिमांड किसकी? कॉफी की। तो मैं ऐसा बोलूं, इट इज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और ये क्रॉस इलास्टिसिटी होगा। चैप्टर 1 क्रॉस इलास्टिसिटी, जब आप प्राइस एक्स का और डिमांड वाई का देखते हो, इट इज ऑलवेज अ क्रॉस इलास्टिसिटी, बराबर। कितना इजी क्वेश्चन आया है। 85, a local farmer's market has many small stalls selling identical fruits and vegetables, ठीक है, okay. None of the seller can influence the price of the goods and buyer have no preference for one seller over other. Which type of market structure does it represent? Guys, a local market, many small stalls selling identical, ये किस मार्केट को रिप्रेजेंट करता है? चैप्टर नंबर 1 मार्केट, इट्स अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, guys, it's a
परफेक्ट कंपटीशन, बराबर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन। नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये चैप्टर नंबर 5 प्रोग्राम है, वॉज लॉन्च ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। आपको ये चैप्टर नंबर 5 में मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये कौन से 5 ईयर प्लान में, ठीक है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? तो गाइस ये तो रट्टा मारने वाली तरीका है, ये 12th 5 ईयर प्लान में ये लॉन्च किया गया था, अप्रॉक्स 2007 टू 2012। सेकेंड टाइम क्वेश्चन आया ये 5 ईयर प्लान। ग्रीन रेवोल्यूशन पे भी आया था, वो थर्ड 5 ईयर प्लान था। 87 आई एम नॉट डिस्कसिंग। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ प्रोजेक्ट साथी? ना अब ये आंसर वही दे पाएंगे जिसको साथी का फुल फॉर्म याद हो। ये एजुकेशन की क्वालिटी को, लेवल को चेंज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए साथी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो व्हाट इज द प्राइमरी फोकस? एजुकेशन। तो रिफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन, क्रिएटिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन, प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट। क्या आंसर लगता है आपको? बोलो 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 गाइस। क्रिएटिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन, साथ ही हायर एजुकेशन की क्वालिटीज को इंक्रीज करने के लिए। 89 which type of preference shares allow investor to convert their share into equity share of for a certain period after a certain period? ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो फ्यूचर में प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। चैप्टर नंबर 4 कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होने चाहिए, बराबर। 89 का डी इज द आंसर, बराबर। कितने इजी क्वेश्चंस आए थे नवंबर में? 90, 91, 92 ये बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं। आई एम नॉट टचिंग दैट पॉइंट ना, बराबर, आई एम नॉट टचिंग दैट पॉइंट। 93 which of the following best described the nature of FDI in India? ठीक है, which of the following best describe nature of FDI? now कौन सा FDI को डिफाइन करता है? FDI now which of the following best describe as nature of FDI in India? FDI किसको इंडिकेट करता है? तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एंटिटीज इन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग ओनरशिप। गाइस एफडीआई का मतलब होता है कंट्रोलिंग ओनरशिप्स, बराबर। एफडीआई का मतलब है फॉरेनर्स वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, दे वांट टू डू बिकम द ओनर, दे वांट टू एंजॉय प्रॉफिट एंड लॉस, दे वांट टू कंट्रोल द बिजनेस, बराबर। वो बिजनेस करने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। तो डी इज द आंसर। हर अटेम्प्ट में एफडीआई एफआईआई एक क्वेश्चन आया है। 94 ना 95 which of the following changes would likely result in an improvement in a country's current account balance? guys current account balance बोलते ही एक चीज कंप्लीट कंफर्म हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये, चैप्टर नंबर 5। which of the following change would likely result in improvement in the country's current account balance? oh करंट अकाउंट बैलेंस इंप्रूवमेंट मतलब सरप्लस होना, पैसा आना। तो अब बताओ क्या ही आंसर होना चाहिए 95 का? बोलो, पढ़ के देखते हैं। अ डिक्रीज इन द नेट आउटफ्लो ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, बराबर। नेट आउटफ्लो से इंप्रूवमेंट होगा, आउटफ्लो से तो डेफिसिट हो जाएगा। राइज इन, अ डिक्रीज इन द आउटफ्लो, ओहो मतलब पैसा इंडिया से बाहर कम जा रहा है, ये इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन बोरोविंग इज अ कैपिटल आइटम, मुझे करंट अकाउंट चाहिए, कैपिटल अकाउंट नहीं, तो ये आंसर नहीं है। इफेक्ट राइट है बट आंसर नहीं है क्योंकि कैपिटल आइटम हो गया। बोरोविंग इज अ कैपिटल अकाउंट। अ राइज इन नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स, नॉन रेसिडेंट वाले पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस ये लग रहा है। डिक्रीज इन एफडीआई, ओ हो डिक्रीज इन एफडीआई से तो वैसे भी एफडीआई कैपिटल आइटम है, लेकिन एफडीआई कम होने से डेफिसिट बढ़ेगा, सरप्लस थोड़ी, इंप्रूवमेंट नहीं होगा, डिसइंप्रूवमेंट होगा। A significant increase in the exports of the goods and services. अब बताओ, अब ये दोनों भी राइट है। A rise in non-resident deposits, हमारे इंडियंस इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, बराबर है। लेकिन द बेस्ट आंसर इज डी, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं जिससे करंट अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा।
तो बी और डी दो राइट में से एक राइट सेलेक्ट करना था, डी इज द बेस्ट आंसर। 96 नहीं डिस्कस करेंगे, बिजनेस एनवायरमेंट है। नाउ a country experience an inflationary period where the price of the goods and services have risen by 10%। वाह वाह, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन में महंगाई बढ़ी। However, the production of goods and services remain constant। Given this situation, which of the following statement is true regarding GDP deflator? GDP डिफ्लेटर को देखकर एक चीज याद आ गई कि ये चैप्टर नंबर 2 है और नेशनल इनकम है। जीडीपी डिफ्लेटर आप लोगों ने पढ़ा है, फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अगर ये जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन हो रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर कम होता है तो डिफ्लेशन हो रहा है। अभी कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ी है तो जीडीपी डिफ्लेटर विल डिक्रीज, ना, इन्फ्लेशन हो रहा है तो डिक्रीज कैसे होगा? जीडीपी डिफ्लेटर हैव नो रिलेशनशिप, कुछ भी। जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए तो है बिटवीन टू नेशनल इनकम्स। जीडीपी डिफ्लेटर विल रिमेन कांस्टेंट, नो, डी इज द आंसर। जीडीपी डिफ्लेटर विल इंक्रीज, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर इंक्रीज होना ही इंडिकेशन है कि इन्फ्लेशन हुआ है। 98, 99, a small rural business owner seek micro loan 40,000 to expand their small shops. He needs the loan without any collateral and plan to repay it in monthly installment over 2 years. Which type of NBFC is most appropriate? NBFC, पहले तो मुझे लगा कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन NBFC पूछा है जो माइक्रो लोन प्रोवाइड करती है। बराबर, कौन सी NBFC होगी? इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, मॉर्गेज गारंटी कंपनी और NBFC माइक्रो फाइनेंस। नाम से समझ में आता है माइक्रो लोन चाहिए, इट्स NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। गाइस, IC जो है वो तो कंपनी में इन्वेस्ट करती है, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में। ये तो बेचारा एक छोटा सा लोन, 40,000 का लोन चाहिए उसको, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉर्गेज गारंटी, उसको तो इंटरेस्ट फ्री लोन, मॉर्गेज फ्री लोन चाहिए, तो इट्स अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, NBFC। बराबर 100, अ स्मॉल रूरल कम्युनिटी इन इंडिया इज सीकिंग फाइनेंशियल सपोर्ट to improve agriculture productivity, agriculture sector. The approach of financial institution that offers special assistance for weaker section of the society. Which type of financial is most likely to provide assistance to this scenario? Guys, rural areas में, छोटे छोटे गांव में किसानों को लोन चाहिए, तो कौन सा बैंक बना है जो किसान को लोन देगा? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ना। कोऑपरेटिव बैंक, हाँ हो सकता है, एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, क्या बोलते हो? अब देखो, कोऑपरेटिव बैंक भी बराबर है जो रूरल एरिया में ऑपरेट करती हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक भी हैं जो रूरल एरिया में ऑपरेट करती हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ अपने मेंबर्स को सर्व करती है, पूरे विलेजर्स को नहीं। इट्स ए रूरल डेवलपमेंट बैंक, आई कैन कॉल इट RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स। अरे बराबर ना, तो मेरे हिसाब से 10th आंसर है 101, अ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ₹1000 बिलियन। ओके, जीडीपी दिया है, डेप्रिसिएशन इज 100 बिलियन। व्हाट इज एनडीपी? गाइस, सेकंड टाइम ये क्वेश्चन आ गया विथ डिफरेंट फिगर्स बट लॉजिक सेम। आपको एनडीपी निकालना है। भाई, एनडीपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, बराबर। तो जीडीपी कितना है? 1000 बिलियंस, माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 100 बिलियंस, तो आंसर आ गया 900 बिलियन। ओरली सॉल्व करना है, ए इज द आंसर। Are you agree? Now, 102. The Indian government is planning to invest in building a new school and hospitals under a long-term plan to improve life of the citizens. This expenditure would be recorded under which component of the budget? Infrastructure development हो रहा है, बजट आ गया, चैप्टर 3 है, इट इज अ प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इज अ प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। हर अटेम्प्ट में प्लान, नॉन प्लान आ रहा है, गाइस पढ़ के जाना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है ना। 103, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब इट्स अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, चैप्टर नंबर 5 में है ये, बराबर, इंडियन इकोनॉमी। इन 23-24 when the value of exports was 5,142 crores and value of import was 5,073 crores, the trade balance, guys, trade balance is equal to एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अभी आपको ओरली सॉल्व करना था,
बट मैं लिख के सॉल्व बता रहा हूं ताकि आप समझ सको। एक्सपोर्ट कितना है 5142 करोड़ माइनस इंपोर्ट कितना है 5073 करोड़, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द डिफरेंस? तो ट्रेड बैलेंस इज 69 करोड़, तो 69 करोड़ शुड बी द आंसर। इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा, तो ट्रेड बैलेंस फेवरेबल होगा, बराबर। तो 69 करोड़ विल बी द आंसर, खाली माइनस करना था। कभी कभी क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी आ जाते हैं, पूछो मत। 104 एंड 105 बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो गाइस देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो नाउ जुलाई 24 एंड द लास्ट पेपर ऑफ माय वीडियो, बराबर। तो मैंने बहुत वैल्यूएबल वीडियो बना दिया, फटाफट फटाफट आपका टाइम बचाने के लिए धूम धड़ाका आ जाओ ना। अगेन 71 से लेकर 105 एमसीक्यूज, टोटल 35, सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले एमसीक्यूज को हम टच करेंगे। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद नाउ 71, व्हाट डज अ कमोडिटी हैव अ रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई? इलास्टिसिटी की बात हो रही है, चैप्टर नंबर 1 है ये, बराबर। रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, लेस इलास्टिक सप्लाई का मतलब इनइलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इनइलास्टिक, तो ये होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। चिंगूस क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट? डिबेंचर होल्डर, चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल मार्केट, डिबेंचर होल्डर को राइट टू वोट ना, प्रायोरिटी इन क्लेम ऑन एसेट, क्लेम ऑन इनकम, राइट ऑन फिक्स्ड इंटरेस्ट, क्या बोलते हो? देखो राइट टू वोट तो नहीं है, ओ सॉरी डू नॉट हैव ना, वो मतलब बाकी के तो 3 राइट लग रहे हैं ना। डू नॉट हैव है, बराबर। प्रायोरिटी ऑन क्लेम ऑन एसेट है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो सबसे पहले डिबेंचर्स को ही पे किया जाएगा। क्लेम ऑन इनकम भी है, राइट टू फिक्स इंटरेस्ट भी है, लेकिन राइट टू वोट नहीं है, बराबर। डू नॉट हैव, राइट टू वोट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। इजी क्वेश्चन था। 73 74 आई एम नॉट टचिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर है। एक बार फिर डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म, थर्ड टाइम, अरे हाँ कि ना, क्या बोलते हो? अब तो आपको समझ ही क्या होगा यार, क्या आंसर होगा जल्दी बोलो। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, पता नहीं इंस्टीट्यूट का फेवरेट हो गया, तीसरी बार पूछ लिए यार लास्ट 4 अटेम्प्ट में। देन 76 77 छोड़ देते हैं, 78 आ जाओ 79 पे सीधा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? ओह नॉट अ फंक्शन चाहिए, चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल मार्केट, बराबर। कौन सा फंक्शन नहीं है? तो एक कह रहा है फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, भाई मॉनेटरी पॉलिसी बनाना तो आरबीआई का फंक्शन है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अरे बराबर, इशूइंग एंड मैनेजिंग करेंसी, ये भी फंक्शन है, मुझे तो नॉट अ फंक्शन चाहिए। रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट, रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट तो सेबी का फंक्शन है, आरबीआई का थोड़ी, तो सी इज द आंसर, बराबर। अरे ऑल ऑफ यू, चलो। ड्यूरिंग विच 5 year प्लान नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज लॉन्च? अगेन दूसरी बार क्वेश्चन आ गया है, एनएफएसएम कौन से प्रोग्राम में, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 11th 5 year प्लान 2007 to 2012 में लॉन्च हुआ था, बराबर है। मैंने पहले भी 2007 to 2012 कहा, अभी भी 11th 5 year प्लान में लॉन्च हुआ था। ओके नेक्स्ट आ जाओ 82, which of the following is not a component of a capital budget? ये चैप्टर नंबर 3 यूनियन बजट, नीचे एग्जांपल्स है, कौन सा कैपिटल बजट का पार्ट नहीं है? प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो है ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, खुद ही बोल रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट, बाकी सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बराबर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट। क्या क्वेश्चन आए देखो यार, एकदम लल्लू क्वेश्चंस। अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन फैक्टोरिंग सर्विसेज लुकिंग टू रजिस्टर एज एन एनबीएफसी, they need to ensure that principal business involving factoring, which type of NBFC should register as? guys फैक्टोरिंग मतलब डेटर्स बाय करना, बिल्स बाय करना, बराबर। ये फैक्टोरिंग सर्विस है। अगर आप ये कंपनी खोलना चाहते हो तो आप कौन से टाइप की एनबीएफसी बनोगे? तो गाइस एनबीएफसी फैक्टर्स
ये हम इस टाइप के एनबीएफसी बनेंगे। ऑल ऑफ यू, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी हर बार एग्जाम में आ रहा है, आपको टाइप्स ऑफ एनबीएफसी पढ़ना ही होगा। चैप्टर नंबर 4 मॉड्यूल्स में भी दिए हैं, रीड करके जाना। एकदम इकोनॉमिक्स का प्रेडिक्टेबल पेपर है यार। नाउ सिंपल, एक क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से आता है, एक क्वेश्चन एफडीआई से आता है, 2 क्वेश्चन स्कीम से आते हैं, बैंक से आ जाता है एक क्वेश्चन, एनबीएफसी से आता ही आता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एज स्टेटमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट? बराबर, कौन सा स्टेटमेंट फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट करता है? फिस्कल डेफिसिट मतलब बजट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। बेस्ट डिस्क्राइब स्टेटमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, क्या बोलते हो? पढ़ के देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, ये तो दिख रहा है। फिर भी देखते हैं दूसरे कुछ। डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम नॉन टैक्स सोर्स एंड इट्स कैपिटल एक्सपेंसेस। ना 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 ना, टोटल पे ही फिस्कल डेफिसिट आता है। डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्स सोर्सेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। बाकी के खर्चे किधर है? कुछ भी। डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ है? गाइस, ए इज द आंसर। बराबर, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट मिलता है। नाउ 84 के बाद 85 86 बिजनेस एनवायरमेंट्स हैं, हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे। 87 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट फॉर द गवर्नमेंट? कौन सा रेवेन्यू रिसीट का सोर्स नहीं है? तो एक्साइज ड्यूटी, ये तो रेवेन्यू रिसीट है। लोन, ये कैपिटल रिसीट है, गाइस दिस इज नॉट अ सोर्स। इनकम टैक्स, ये भी रेवेन्यू रिसीट है। और डिविडेंड, ये भी रेवेन्यू रिसीट है। बराबर, तो लोन इज अ कैपिटल रिसीट। बराबर, ये रेवेन्यू रिसीट का सोर्स नहीं है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस, 88 89 बिजनेस एनवायरमेंट है। विच टाइप ऑफ सप्लाई कर्व indicative of a commodity where suppliers are willing and able to supply any amount at a given price but none at a different price? बोलो, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का चैप्टर है। अरे बराबर, एट अ गिवन प्राइस मतलब प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस क्या है? कांस्टेंट। ऐसी कौन सी इलास्टिसिटी है जहां पे प्राइस कांस्टेंट होती है? गाइस, जहां पे आपका सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ईपी इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि यहां पे प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई चेंज हो रही है। अरे बराबर, तो इट्स अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, क्या घुमा के पूछा है ना, लेकिन अच्छा पूछा, इजी पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्री? होस्ट कंट्री कौन होती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। होस्ट कंट्री मतलब जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बराबर है। नाउ होम कंट्री मतलब फॉरेन कंट्री, होस्ट कंट्री मतलब इंडिया। जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया जाता है ना, उसे होस्ट कहते हैं। तो एफडीआई का होस्ट कंट्री में क्या बेनिफिट होगा? तो गाइस, सबसे पहली चीज, जब फॉरेन कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे होस्ट कंट्री में, तो फॉरेन करेंसी आएगी, ये बेनिफिट होगा। तो पढ़ते हैं। टैक्स इंसेंटिव्स, नो। इकोनॉमिक स्टिमुलेशन, यस। इकोनॉमिक स्टिमुलेशन का मतलब है इंक्रीज इन फंड्स। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पैसा आएगा, सब चीजें होंगी। प्रेफरेंशियल टैरिफ, नो। मार्केट डाइवर्सन, नो। तो इकोनॉमिक स्टिमुलेशन इज द आंसर। कुछ नया वर्ड आया है जो हमने इकोनॉमिक्स में शायद नहीं पढ़ा, लेकिन फंड इंक्रीज होंगे इज इकोनॉमिक स्टिमुलेशन। टैक्स इंटेंसिव, प्रेफरेंशियल टैरिफ्स लगाया जाता है जब आप फॉरेन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को रोकना चाहते हो। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, तो फिर एफडीआई को क्यों बुलाएंगे ना। इकोनॉमिक स्टिमुलेशन इज योर परफेक्ट आंसर। 92 93 94 ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट है। 95 पे आ जाओ। नाउ 95, विच सेक्टर हैव रिसीव्ड लार्जेस्ट एफडीआई इनफ्लो? ये आपके करंट अफेयर जैसा है। इन द अप्रैल 2000 एंड जून 2021, गाइज आज तक लार्जेस्ट एफडीआई बराबर किस में आया मालूम है? सर्विस सेक्टर में, ऑलवेज। बराबर है, इसलिए इंडिया में सर्विस सेक्टर इज बूमिंग। तो लार्जेस्ट एफडीआई वी हैव गॉट इन अ सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर। देन व्हाट इज द प्राइमरी फॉर्म? अच्छा, सर्विस सेक्टर मतलब चैप्टर नंबर 5 है, इंडियन इकोनॉमी।
What is the primary form of financial support provided under venture capitalist assistance scheme? थर्ड टाइम बराबर. एक्चुअली ये वेंचर कैपिटलिस्ट असिस्टेंस स्कीम ये चैप्टर 4 का पार्ट है बराबर. इट इज अ चैप्टर नंबर 4, तो ये संभाल लेना. तो बताओ, हु इज इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप एन एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट एंड सीकिंग टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट. बताओ, वेंचर कैपिटलिस्ट असिस्टेंस स्कीम एग्रीप्रेन्योर्स के लिए है, तो डायरेक्ट ग्रांट्स दे रही है उस प्लान में. एग्रीप्रेन्योर्स को मिलना क्या है गाइस? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बराबर है. ओनरशिप मिलेगी, लोन वोन प्रोवाइड नहीं कर रहा, सीधा आपके बिजनेस में पैसा लगाएगी और शेयर होल्डर बनेगी. इट्स एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अ वेंचर कैपिटलिस्ट असिस्टेंस स्कीम. What is the primary purpose of union budget? जनरल थियरी. यूनियन बजट, यूनियन बजट का एक्चुअली पर्पस क्या है? तो क्या लगता है? टू प्रिपेयर फ्यूचर इलेक्शंस. एक कुछ भी बजट में इलेक्शंस क्या एक्सपेंडिचर इनकम को रिलेट कर रहे हैं. लिमिट पब्लिक स्पेंडिंग, नो. टू आउटलाइन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस. क्योंकि बजट खर्चा करने से पहले बनता है. बजट इज एस्टिमेटेड, बजट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग कि गवर्नमेंट आने वाले साल में कहां खर्चा करेगा और वो पैसा कहां से आएगा. सी इज द करेक्ट आंसर बराबर. फोर्थ 98 एमसीक्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी बराबर. अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया अलाइनमेंट. सेबी को लेकर आप लोग ने बिजनेस एनवायरमेंट भी पढ़ा है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. मैं इसलिए कॉमन टॉपिक है इसलिए मैं इकोनॉमिक्स में कंसिडर कर रहा हूं. चैप्टर नंबर 4 कैपिटल मार्केट्स फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है ये. तो सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्वेश्चन दूसरी या तीसरी बार आ चुका है गाइस. अरे बराबर. नाउ टू रेगुलेट बैंकिंग सेक्टर, इन आर टू बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है. टू मैनेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो भी आरबीआई करता है. टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज ग्रोथ इन इंडिया और टू एंश्योर सिस्टमेटिक एंड ट्रांसपेरेंट कैपिटल मार्केट इन इंडिया. क्या बोलते? टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या टू एंश्योर सिस्टमेटिक एंड ट्रांसपेरेंट कैपिटल मार्केट. गाइस, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना सेबी की मेन जिम्मेदारी है ना. नाउ डी. और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी. सेबी को कहां पर लपेट रहे हो? 99. इमेजिन अ सिटी विद न्यूमरस कॉफी शॉप्स. आहा, इमेजिन कर रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है. Each shop sell coffee but offer slightly different blends. Oh, flavors and atmosphere, attracting different customer preferences. What type of market structure is? Large number of coffee shops है, लेकिन सबके प्रोडक्ट अलग अलग है. Differentiated goods. It's a monopolistic competition. Chapter number 1. फीचर्स पूछने का तरीका देखो गाइस, है ना. Yes. 100. According to the law of demand, law. Chapter number 1 again. What happens to the quantity demand when the price of the commodity rises? कुछ भी, इतना लल्लू क्वेश्चन. प्राइस rises तो क्वांटिटी डिमांड फॉल्स. इनवर्स रिलेशनशिप है ना. यस. तो क्वांटिटी डिमांड rises, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांड बिकम्स इनफिनिट. गाइस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस. हालांकि ये कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था बट वो बेटर ऑप्शन नहीं है, तो डिक्रीज इज द बेस्ट ऑप्शन एज पर द लॉ ऑफ डिमांड. भाई क्या पूछा है, नींद में भी किसी को भी आएगा. हाउ इज डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेटेड? डिस्पोजल इनकम का फॉर्मूला आपने नेशनल इनकम में पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में. डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है ना इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस. तो नेशनल इनकम माइनस बिजनेस सेविंग्स ना, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स ना, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस. यस. तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला आना चाहिए. ठीक है. 101. 102. What is the primary purpose of balance of payment? Balance of payment chapter number 5. एक क्वेश्चन अगेन आपके लिए. बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है? भाई फॉरेन करेंसी कितनी आई है साल में और फॉरेन करेंसी कितनी गई इंडिया से बाहर, वो चेक करना है. तो देखते हैं क्या लिखा है. टू इवेल्युएट द फिस्कल पॉलिसी. नो यार, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का काम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का थोड़ी. टू मेजर कंट्रीज एनुअल जीडीपी ना. टू मॉनिटर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड or to record domestic transactions. Guys, C is the answer. इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम है.
फॉरेन करेंसीज को रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस इररिलेवेंट है। 103, 104 जाने दो। लास्ट क्वेश्चन, what is the main difference between national income and domestic income? वाह 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 वाह। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी, नेट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम आप कुछ भी ले सकते हो। तो वैसे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस है NFIA बराबर नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड while domestic income include, A is the correct answer, A ही आंसर है। डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ भी। नेशनल इनकम इज मेजर्ड बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नो, A is the correct answer। तो इसी के साथ हमने 4 पेपर्स डिस्कस किए हैं इस लास्ट अप्रॉक्स 2 आवर्स के अंदर। गाइज, ये वीडियो आप लोग के लिए ये जज करने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। होप आपका CSET का एग्जाम जबरदस्त जाए। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। मिलते हैं CS एग्जीक्यूटिव में। बाय गाइज, प्रिपेयर, ज्यादा से ज्यादा MCQ सॉल्व करो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, बाय।